क्या आपने कभी सोचा है कि हार्मनी कोरिन, डैक्स शेपर्ड और बॉबकैट गोल्डथवेट जैसे कुछ बड़े नामों को लेट नाइट टीवी शो से बैन क्यों किया गया? अंत तक देखें, क्योंकि हम उन पागल कारणों को जानेंगे जिनकी वजह से इन सेलिब्रिटीज को स्टेज से हटा दिया गया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि क्या हुआ। हार्मनी कोरिन, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जिज्ञासा ने आपको परेशानी में डाल दिया हो और उसकी कीमत एक बड़ी गलती के रूप में चुकानी पड़ी हो? खैर, निर्देशक हार्मनी कोरिन के लिए यह क्षण द लेट शो विद डेविड लेटरमैन में 90 के दशक के अंत में हुआ और इसकी वजह से उन्हें शो पर वर्षों तक जगह नहीं मिली। कोरिन, जो बाद में फिल्म स्प्रिंग ब्रेकर्स के लिए जाने गए, असामान्य और अप्रत्याशित व्यवहार के लिए अजनबी नहीं थे, खासकर उन दिनों में जब वे अक्सर क्रैक और हेरोइन के नशे में होते थे। डेविड लेटरमैन के शो में उनकी अजीबोगरीब उपस्थितियां बदनाम हो गई थीं, लेकिन ऐसी एक उपस्थिति थी जो गलत कारणों से इतिहास में दर्ज हो गई। एक रात लेटरमैन अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप के सेगमेंट से पहले उनसे मिलने के लिए बैक स्टेज गए। जब उन्होंने उसके ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्होंने उन्हें नहीं पाया। उन्होंने हार्मनी कोरिन को मेरिल के पर्स में कुछ खोजते हुए पाया। यह शुद्ध जिज्ञासा थी या कुछ अधिक शरारती, यह हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, लेटरमैन यह सहन नहीं कर रहे थे। उन्होंने जल्दी से कोरिन को रुकने के लिए कहा, सब कुछ वापस बैग में रखने के लिए और वहां से जाने के लिए कहा। इस विचित्र घटना के कारण कोरिन को शो से बैन कर दिया गया। 2013 में जब कोरिन के दोस्त जेम्स फ्रैंको शो पर थे, तब लेटरमैन ने आखिरकार बैन के पीछे की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे वह स्ट्रीप के ड्रेसिंग रूम में कोरिन को देखकर चौंक गए थे और कैसे उनके पास उसे बाहर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि कोरिन को यह घटना कुछ अलग तरह से याद थी। उन्होंने दावा किया कि प्रतिबंध इसलिए था क्योंकि उन्होंने बैक स्टेज में मेरिल स्ट्रीप को धक्का दिया था, लेकिन लेटरमैन ने यह स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में यह हैंडबैग की घटना के कारण था, लेकिन मोड़ यह था। वर्षों बाद कोरिन ने शराब छोड़ दी और समय के साथ लेटरमैन ने उन्हें माफ कर दिया। प्रतिबंध हटा दिया गया और कोरिन को शो पर फिर से बुलाया गया। डैक्स शेपर्ड, कल्पना करें कि आप एक होटल के कमरे में जाग रहे हैं और आपको रात से पहले क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है और आप लाइव टीवी पर जाने वाले हैं। यही 2004 में डैक्स शेपर्ड के साथ हुआ और इस बारे में जो कहानी उन्होंने साझा की वह अविस्मरणीय है। डैक्स ने हमेशा अपने अतीत में ड्रग्स और शराब के साथ संघर्षों के बारे में खुलकर बात की है। उनके जीवन के सबसे पागलपन भरे पलों में से एक लेट नाइट विद कोनन ओब्रायन पर हुआ। बाद में उन्होंने यह जंगली कहानी ब्लैक ग्रिफिन के पॉडकास्ट द परसूट ऑफ हेल्थीनेस पर बताई। साक्षात्कार से पहले डैक्स ने शो की टीम के साथ एक पहले का इंटरव्यू किया, लेकिन वह शराब पीने के कारण बेहोश थे। वह अपने होटल कमरे में जागे, भ्रमित, और होटल सुरक्षा उन्हें हिला रही थी। जागे, उनके बगल में एक अजनबी लेटा हुआ था और या तो उस अजनबी ने या डैक्स ने बिस्तर पर पेशाब किया था। उन्हें पिछली रात की कोई याद नहीं थी कि क्या हुआ था। साक्षात्कार से केवल 20 मिनट पहले डैक्स को यह नहीं पता था कि उन्हें किस बारे में बात करनी है। उसे वे कहानियां याद नहीं थीं जो उसे साझा करनी थी। जब वह लेट नाइट सेट पर पहुंचा तो कोनन ने उससे इन कहानियों के बारे में पूछना शुरू किया, लेकिन डैक्स उलझन में था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि कोनन किस बारे में बात कर रहे हैं। साक्षात्कार के दौरान जब डैक्स ने गलती से एक कॉफी टेबल तोड़ दी तो स्थिति और भी खराब हो गई। पूरी स्थिति एक आपदा थी। इसके बाद डैक्स को कई वर्षों के लिए शो से प्रतिबंधित कर दिया गया। वर्षों बाद जब डैक्स संयमित हो गया तो वह कोनन के पास वापस आया और कॉफी टेबल की घटना का जिक्र किया। कोनन हंसकर बोले, हमारे 2/3 मेहमान नशे में आते हैं, इसलिए इसकी चिंता मत करो, सब कुछ माफ कर दिया गया। बॉबकैट गोल्डथवेट, जब एक हास्य अभिनेता एक जंगली हास्य के साथ एक लाइव टीवी साक्षात्कार के दौरान अपनी कुर्सी को आग लगाने का निर्णय लेता है तो आपको क्या मिलता है? खैर, 1974 में बॉबकैट गोल्डथवेट ने अपने टुनाइट शो की उपस्थिति को एक जलती हुई आपदा में बदल दिया, जिसे कोई भी नहीं भूल जाइए। गोल्डथवेट को द टुनाइट शो विद जे लेनो में आमंत्रित किया गया था, लेकिन सरलता से बैठकर बातचीत करने की बजाय उन्होंने चीजों को एक अलग दिशा में ले जाना शुरू किया। चरम पर शो के बीच में उसने अपनी कुर्सी को लाइटर फ्लूइड से भिगो दिया और उसे आग लगा दी। यह कोई आकस्मिक प्रतिक्रिया नहीं थी। बॉबकैट ने इसे सावधानीपूर्वक योजना बना रखा था। अपनी आस्तीन में लाइटर और लाइटर फ्लूइड छिपा रखा था। जैसे ही लपटें फैलने लगीं, जे लेनो और साथी अतिथि लॉरेन हटन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, कपों के साथ आग बुझाई, पानी। लेकिन नुकसान हो चुका था। लेनो स्वाभाविक रूप से नाराज थे और बॉबकैट को सिर्फ शो से प्रतिबंधित नहीं किया गया, वह पहले टुनाइट शो मेहमान बने जिन पर आपराधिक आरोप लगे। सटीक तौर पर कहें तो आगजनी। गोल्डथवेट पर $3,880 का जुर्माना लगाया गया, जिसका कुछ हिस्सा एनबीसी को जली हुई कुर्सी बदलने के लिए गया। इसके अलावा उन्हें इस हरकत के लिए प्रायश्चित करने के लिए आग से सुरक्षा संबंधी सार्वजनिक सेवा घोषणाएं शूट करने के लिए कहा गया। फिर भी जो कुछ भी हुआ, बॉबकैट ने जोर देकर कहा कि वह आगजनी करने वाला नहीं है। एक 1996 के इंटरव्यू में उन्होंने समझाया, मैं आगजनी करने वाला नहीं हूं, मैं एक व्यंग्यकार हूं। अगर मैं आगजनी करने वाला होता तो मुझे दी टुनाइट शो पर यौन उत्तेजित होना चाहिए था। इसके बजाय मैं बाकी अमेरिका की तरह बोर हो गया था। उनके स्टंट के गंभीर परिणाम हुए,
लेकिन इसने टुनाइट शो पर बॉब कैट की उपस्थिति को इतिहास की किताबों में दर्ज कर दिया। रॉक इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ने वाली आत्मा से भरा दिल। अपने घर के तहखाने में इलेक्ट्रिक गिटार बजाते समय रेल्फ को घातक बिजली का झटका लगा। गैस पाइप पर खड़े होकर बिना ग्राउंड किया गया इंस्ट्रूमेंट उनके माध्यम से विद्युत धारा को गुजरने देता था। वह केवल 33 साल के थे। जैक कैसिडी 12 दिसंबर 1976 को एक प्रतिभाशाली अभिनेता, गायक और थिएटर निर्देशक जैक कैसिडी एक दुखद दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे। अपने करिश्माई प्रदर्शन के लिए जाने जाने वाले और टीन आइडल्स डेविड और शॉन कैसिडी के पिता होने के नाते उन्होंने मनोरंजन में एक उल्लेखनीय विरासत बनाई थी। कैसिडी सिगरेट पीते हुए अपने सोफे पर सो गए। सिगरेट ने सोफे को आग लगा दी, जिससे जल्दी ही आग फैल गई। वह बाहर निकलने में असमर्थ थे और इस आग ने उनकी जान ले ली। 49 वर्ष की उम्र में कैसिडी की असामयिक मृत्यु ने उद्योग को झकझोर दिया। क्लोड फ्रांसवा 11 मार्च 1978 को उस समय त्रासदी हुई जब क्लाउड फ्रांकोइस, जो क्लो क्लो के रूप में मशहूर थे, ने एक दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी, जिसने उनके प्रशंसकों को झकझोर दिया। बीबीसी टेलीविजन स्पेशल रिकॉर्ड करने के बाद पेरिस के अपने अपार्टमेंट लौटते हुए फ्रांसीसी पॉप आइकन ने स्नान करते समय एक टेढ़ा लाइट फिटिंग ठीक करने का निर्णय लिया। यह कार्य घातक साबित हुआ क्योंकि वह इस प्रक्रिया में विद्युत प्रवाह की चपेट में आ गए। फ्रांसवा एक महान गायक, संगीतकार और नर्तक, जिन्होंने 35 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड बेचे थे, जल्द ही दुनिया छोड़ गए। फ्रांकोइस की तरह चार्ल्स मैगरा का दुखद अंत उनके घर में हुआ, एक सामान्य क्षण को घातक में बदलते हुए। 29 जुलाई 1980 को अभिनेता, जो द नैरो मार्जिन और स्पार्टाकस में अपनी कड़ी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे, अपने स्टूडियो सिटी के बाथरूम में फिसल गए। एक कांच के शॉवर के दरवाजे से गिरते हुए उन्हें गंभीर कट लगे, जिसमें एक ने उनकी ब्रैकियल धमनी को काट दिया। मैग्रो की मदद आने से पहले ही खून बहकर मृत्यु हो गई और वह फिल्म और टेलीविजन में 3 दशकों से अधिक की विरासत छोड़ गए। स्टीव पेरेग्रिन टूक एक और अप्रत्याशित किस्मत के मोड़ में स्टीव पेरेग्रिन टूक का आशाजनक करियर एक विचित्र दुर्घटना में समाप्त हो गया। संगीतकार, जो मार्क बोलान के साथ टायरानोसॉरस रेक्स में अपने काम के लिए मशहूर थे, 27 अक्टूबर 1980 को एक कॉकटेल चेरी पर दम घुट गया। अनोखे और प्रतिभाशाली कलाकार की मृत्यु जीवन की नाजुकता की एक गंभीर याद दिलाने वाली थी, जैसे फ्रांसवा और मैग्रा की चौंकाने वाली मौतें। विक्टर सेन युंग की मृत्यु ने घर के भीतर त्रासदी के विषय को जारी रखा। 1980 में बोनांजा के प्रिय अभिनेता, जो अपनी होप सिंह की भूमिका के लिए जाने जाते थे, उत्तरी हॉलीवुड स्थित अपने घर में गैस लीक से मारे गए थे। जब वह अपने मिट्टी के बर्तन व्यापार के लिए उपकरण बना रहे थे, ओवन में एक लीक के कारण घातक प्राकृतिक गैस विषाक्तता हो गई। सह अभिनेता पर्नेल रॉबर्ट्स ने उनके अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि अर्पित की, जो उद्योग में बने संबंधों की एक मार्मिक याद दिलाता है। विलियम होल्डन एक प्रसिद्ध पुराने हॉलीवुड अभिनेता थे, जिन्होंने 1950 की फिल्म सनसेट बुलेवर्ड और 1954 की साबरीना जैसी फिल्मों में अभिनय किया। वह एक बड़े बॉक्स ऑफिस ड्रॉ थे, लेकिन उनका अंत अजीब तरीके से हुआ। 12 नवंबर 1981 को 63 वर्षीय होल्डन शराब पी रहे थे जब उनके साथ एक भयानक दुर्घटना हुई। वह एक गलीचे पर फिसल गए और अपने सिर को बिस्तर की मेज के किनारे पर मार लिया। इस गिरावट से होल्डन को गंभीर सिर की चोट लगी, 1-2 इंच की कट, जो भारी रक्तस्राव का कारण बनी। तो कोरोनर ने अनुमान लगाया कि अभिनेता गिरने के बाद संभवतः और 30 मिनट तक जीवित रहे। उनकी मृत्यु के 4 दिन बाद किसी ने उनका शरीर खोजा। बोरिस सेगल 22 मई 1981 को बोरिस सेगल एक प्रतिभाशाली फिल्म और टेलीविजन निर्देशक, जो द ओमेगा मैन जैसी कृतियों के लिए जाने जाते थे, एक मिनी सीरीज के निर्माण के दौरान एक दुखद अंत को प्राप्त हुए। हेलीकॉप्टर से बाहर निकलने के बाद सगल गलती से गलत दिशा में मुड़ गए और टेल रोटर ब्लेड्स में चल पड़े। उन्हें गंभीर चोटें आईं और घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से उद्योग को बड़ा नुकसान हुआ। एक दूरदर्शी निर्देशक का करियर अधूरा रह गया। विक मोरो दुखद रूप से बोरिस सगल की तरह विक मोरो की जिंदगी भी एक विनाशकारी हेलीकॉप्टर घटना में समाप्त हो गई। जुलाई 23, 1982 को ट्वाइलाइट जॉन द शूटिंग के दौरान फिल्म में मोरो एक स्टंट दृश्य के दौरान क्रैश होते हेलीकॉप्टर से टकरा गए थे। इस हादसे में 2 बाल कलाकारों की भी जान चली गई। कॉम्बैट एंड द ब्लैकबोर्ड जंगल में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले मोरो की मौत ने फिल्म सेट पर सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उठाईं, जिससे हॉलीवुड के इतिहास पर एक काला धब्बा लग गया। जॉन एरिक हेक्सम एक और सेट पर त्रासदी में उभरते सितारे जॉन एरिक हेक्सम ने 18 अक्टूबर 1984 को टीवी श्रृंखला कवर अप की शूटिंग के दौरान अपनी जान गंवा दी। एक ब्रेक के दौरान हेक्सम ने मजाक में एक प्रॉप गन अपने सिर से लगा ली और ट्रिगर दबा दिया, ये जाने बिना कि खाली कार्ट्रेज भी जानलेवा चोट पहुंचा सकता है। धमाके की ताकत से उनकी खोपड़ी टूट गई, जिससे मात्र 26 वर्ष की उम्र में
उनकी मृत्यु हो गई। हेक्सम की मौत सेट पर लापरवाही के खतरों की एक कठोर याद दिलाती है। रॉय किनियर 19 सितंबर 1988 को प्रिय ब्रिटिश अभिनेता रॉय किनियर फिल्म द रिटर्न ऑफ द मस्केटियर्स के दौरान स्पेन में एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गए। एक दृश्य के दौरान वह घोड़े से गिर गए, जिससे उनकी श्रोणि हड्डी टूट गई और आंतरिक रक्तस्राव हुआ। चिकित्सा ध्यान के बावजूद किनीर की अगले दिन 54 वर्ष की आयु में दिल के दौरे से मृत्यु हो गई। फिल्म विली वोंका एंड द चॉकलेट फैक्ट्री में अपनी हास्यपूर्ण करिश्मा के लिए मशहूर उनकी मृत्यु ने एक प्रतिभाशाली कलाकार के खो जाने से प्रशंसकों को दुखी कर दिया। ऑलिव थॉमस मूक फिल्म युग की एक दमकती हुई सितारा ऑलिव थॉमस ने अपनी सुंदरता और प्रतिभा से दर्शकों को मोहित कर लिया। जिगफेल्ड फोलिस की कलाकार और अभिनेत्री के रूप में जल्दी ही प्रसिद्धि प्राप्त की। हालांकि उनकी जिंदगी समाप्त हुई दिल टूटने की घटना 10 सितंबर 1920 को अपने पति के साथ पेरिस में छुट्टियां मनाते समय उन्होंने गलती से पारे आधारित दवा का सेवन कर लिया जो उनके पति के लिए थी। त्वरित चिकित्सा देखभाल के बावजूद वह कुछ ही दिनों बाद अपनी चोटों के कारण निधन हो गईं, उम्र में 25। थॉमस की असामयिक मृत्यु हॉलीवुड की सबसे प्रारंभिक और दुखद कहानियों में से एक बनी हुई है। ग्रेस केली मोनाको की प्रिंसेस ग्रेस बनने से पहले ग्रेस केली एक प्रमुख फिल्म अभिनेत्री और अकादमी पुरस्कार विजेता थी। उनके कई प्रशंसक थे, लेकिन 1982 में केली का अंत दुखद हुआ। 13 सितंबर 1982 को ग्रेस केली अपनी कार चला रही थी और उनकी बेटी स्टेफनी यात्री सीट पर थी, लेकिन उनके सफर के दौरान अविश्वसनीय घटना घट गई। जब उनकी गाड़ी 120 फुट पहाड़ी से फिसल गई तो केली का दिन डरावना मोड़ ले लिया। घुमावदार सड़क पर चलते वक्त राजकुमारी ने लगता है नियंत्रण खो दिया और एक महत्वपूर्ण मोड़ पर गाड़ी नहीं मोड़ पाई। बाद में केली की दूसरी बेटी कैरोलीन ने बताया कि असल में क्या हुआ था। स्टेफनी ने मुझसे कहा, मम्मी बार बार कह रही थी मैं रुक नहीं सकती, ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं, मैं रुक नहीं सकती। उसने कहा कि मम्मी पूरी तरह से घबराई हुई थी। स्टेफनी ने हैंड ब्रेक खींचा। उसने मुझे हादसे के तुरंत बाद बताया, मैंने हैंड ब्रेक खींचा लेकिन यह रुका नहीं। मैंने कोशिश की लेकिन मैं कार रोक नहीं पाई। हालांकि स्टेफनी बच गई, ग्रेस केली इतनी भाग्यशाली नहीं थी। उन्हें मस्तिष्क, छाती और जांघ में गंभीर चोटें आईं, लेकिन जब वह अस्पताल पहुंची तब भी वह जीवित थी। डॉक्टरों ने केली के मस्तिष्क में रक्तस्राव का निदान किया, फिर भी उम्मीद थी और वे उनके ठीक होने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन फिर हालात बिगड़ गए। अस्पताल में केली को एक और रक्तस्राव हुआ, लेकिन इस बार यह अंत साबित हुआ। अगले दिन उनके पति प्रिंस रेनियर ने डॉक्टरों को आगे बढ़ने की अनुमति दी और उन्हें जीवन समर्थन से हटा दिया गया। उनकी उम्र 52 वर्ष थी। हालांकि यह उनकी कहानी का अंत नहीं था। बाद के एक साक्षात्कार में स्टेफनी ने दुर्घटना के बारे में कुछ चिंताजनक विवरण प्रकट किए। उन्हें याद था कि घटना से पहले उनकी मां को सिरदर्द हो रहा था और वह कुछ समय के लिए बेहोश भी लग रही थी। दुर्घटना के कुछ दिनों बाद डॉक्टरों ने बताया कि ग्रेस को टक्कर से पहले मस्तिष्कीय वाहिकीय घटना हुई थी, जो एक प्रमुख कारण हो सकता था। इसलिए इस दुखद दुर्घटना के लिए 2 संभावित व्याख्याएं हैं। मस्तिष्कीय घटना का मतलब हो सकता है कि ग्रेस केली को अपने पैरों का उपयोग करने में सक्षम नहीं थी, या उन्होंने गलती से एक्सेलरेटर को ब्रेक समझ लिया हो। जो स्पिनेल एक अभिनेता जो गॉडफादर और टैक्सी ड्राइवर में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध थे, का दुखद निधन 13 जनवरी 1989 को हो गया। स्पिनेल बाथरूम में फिसलने के बाद अपने शॉवर स्टॉल के कांच के दरवाजे पर गलती से कट गए। चिकित्सा सहायता लेने के बजाय वे अपने सोफे पर लेट गए और खून बहने से उनकी मृत्यु हो गई। 52 वर्ष की उम्र में स्पिनेल की मौत एक बहुप्रतिभा संपन्न और सम्मानित चरित्र अभिनेता के लिए एक दिल तोड़ने वाला अंत था। जेफ पोरकारो 5 अगस्त 1992 को संगीत जगत जेफ पोरकारो की मौत से तबाह हो गया, जो मशहूर बैंड टोटो के ड्रमर थे। अफ्रीका और रोसन्ना जैसे हिट गानों के लिए प्रसिद्ध उनकी तकनीकी कुशलता ने बैंड की पहचान बनाई। ध्वनि अपने बगीचे में कीटनाशक छिड़कते समय पोरकारो को एक घातक एलर्जी प्रतिक्रिया हुई, जिससे दिल का दौरा पड़ गया। वह मात्र 38 वर्ष के थे। पीछे एक विरासत छोड़ गए जो रॉक के बेहतरीन ड्रमर में से एक थी। बटरफ्लाई मैकक्वीन, जो गॉन विद द विंड में प्रेसी की भूमिका के लिए जानी जाती है, का दुखद निधन 22 दिसंबर 1995 को हुआ। एक मिट्टी के तेल का गैस लैंप जो उन्होंने जलाने की कोशिश की खराब हो गया, जिससे उनके कपड़ों में आग लग गई। चिकित्सीय प्रयासों के बावजूद मैकक्वीन के 84 वर्ष की आयु में उनकी चोटों के कारण मृत्यु हो गई। उनके निधन ने दशकों से फैले एक उल्लेखनीय करियर का अंत किया। जॉन डेनवर 12 अक्टूबर 1997 को जॉन डेनवर क्लासिक गीतों जैसे टेक मी होम, कंट्री रोड्स के प्रिय गायक गीतकार एक विमान दुर्घटना में मारे गए। मॉन्टेरी बे के ऊपर अपने प्रयोगात्मक विमान को पायलट करते समय
डेनवर ने उड़ान के बीच में ईंधन टैंक बदलने का प्रयास किया, जो एक असुविधाजनक पहुंच की आवश्यकता थी। इसने विमान को अनियंत्रित ढंग से मोड़ने का कारण बना, जिसके परिणाम स्वरूप एक घातक दुर्घटना हुई। डेनवर 53 वर्ष के थे और उनकी मृत्यु ने संगीत दुनिया को शोक में डाल दिया। माइकल कैनेडी कैनेडी परिवार के एक प्रमुख सदस्य का दुखद निधन 31 दिसंबर 1997 को स्पेन कोलोराडो में हुआ। परिवार के सदस्यों के साथ स्की पर फुटबॉल खेलते समय कैनेडी का नियंत्रण खो गया और वह एक पेड़ से टकरा गए। हेलमेट के बावजूद उन्हें गंभीर चोटें आईं और थोड़ी देर बाद मृत घोषित कर दिया गया। कैनेडी की 38 वर्ष की उम्र में असामयिक मृत्यु पहले से ही भारी क्षति झेल रहे एक परिवार में एक और त्रासदी थी। सन्नी बोनो 5 जनवरी 1998 को सिंगर से पॉलिटिशियन बने सोनी बोनो, जो सन्नी और शेर के जोड़ी के हिस्से के रूप में प्रसिद्ध थे, ने एक स्कीइंग दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। नेवादा के हेवनली माउंटेन रिजॉर्ट में स्कीइंग करते समय बोनो एक पेड़ से टकरा गए और घातक चोटें आईं। वह 62 वर्ष के थे। बोनो की मृत्यु ने प्रशंसकों को स्तब्ध कर दिया और संगीत, राजनीति और करिश्मे से भरे जीवन का अंत कर दिया। ये व्यक्तियों जो अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट थे, ने अप्रत्याशित और दुखद अंत का सामना किया और पीछे ऐसी विरासतें छोड़ गए जो प्रेरित और प्रतिध्वनित करती रहती हैं। नताशा रिचर्डसन प्रसिद्ध रेड ग्रेव परिवार से थीं और उन्होंने हॉलीवुड अभिनेता लियाम नीसन से शादी की। ये जोड़ा 1951 के शाइनिंग के निर्माण के दौरान मिला। दुर्भाग्यवश प्रिय अभिनेत्री का अचानक और दुखद अंत हो गया। 16 मार्च 2009 को 45 वर्षीय रिचर्डसन क्यूबेक कनाडा के मोंट ट्रैम्बलांट स्की रिसॉर्ट में अपना समय बिता रही थी। हालांकि एक साधारण स्की पाठ ने उनकी अंधेरी तकदीर को मोहर लगाई। रिचर्डसन ने हेलमेट नहीं पहना था जब वह अपने ट्रेनर के साथ शुरुआती मार्ग पर जा रही थी, इसलिए जब वह गिरी तो उनका सिर घनी जमी हुई बर्फ से टकरा गया। शुरू में अभिनेत्री को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और उनके अनुसार वह बिल्कुल ठीक महसूस कर रही थी। रिचर्डसन ने चिकित्सा सहायता लेने से इनकार कर दिया और एक स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। उनके लिए एक एम्बुलेंस बुलाई गई थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने इसे मना कर दिया, आपातकालीन सेवाएं लौट गईं। अपने कमरे में लौटने के बाद रिचर्डसन ने अपने पति लियाम नीसन को फोन किया। तब भी वह परेशान नहीं थी। उन्होंने कहा, ओह डार्लिंग, मैंने बर्फ में गिर गई हूं। उसे पता नहीं था कि वह गंभीर खतरे में थी। स्थिति तब भयानक हो गई जब रिचर्डसन को सिरदर्द होने लगा। और भी चिंताजनक थी उसकी भ्रमित मानसिक स्थिति। दोपहर 3 बजे उसके गिरने के केवल 3 घंटे बाद एक और एम्बुलेंस उसकी मदद के लिए आई। जैसे ही वह अस्पताल पहुंची, यह स्पष्ट हो गया कि रिचर्डसन को और अधिक ध्यान की आवश्यकता है, इसलिए स्टाफ ने उन्हें 55 मील दूर एक अन्य अस्पताल भेज दिया। हालांकि बहुत अधिक समय पहले ही खो चुका था। जब लियाम नीसन अपनी पत्नी के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर पाया। नताशा रिचर्डसन ब्रेन डेड थीं। मॉन्ट ट्रेम्बलांट में गिरने के सिर्फ 2 दिन बाद रिचर्डसन को लाइफ सपोर्ट से हटा दिया गया। उन्हें एपिड्यूरल हेमोटोमा हुआ था, जिसके कारण खोपड़ी और मस्तिष्क के बीच खून जमा हो गया था। पेन स्टीवर्ट 25 अक्टूबर 1999 को पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी पेन स्टीवर्ट ने एक विमान दुर्घटना में दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी। 11 पीजीए टूर जीत, जिसमें 3 प्रमुख चैंपियनशिप शामिल थीं, के लिए जाने जाने वाले स्टीवर्ट की अचानक मौत से खेल जगत स्तब्ध रह गया। ऑरलैंडो से डलास एक निजी जेट से उड़ान के दौरान केबिन का दबाव घट गया, जिससे सभी यात्रियों को हाइपोक्सिया हो गया। लड़ाकू विमानों ने विमान को तब तक ट्रैक किया जब तक कि वह स्वचालित पायलट पर 1500 मील से अधिक की यात्रा कर ईंधन समाप्त हो जाने के बाद दक्षिण डकोटा के एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो गया। इस दुर्घटना में स्टीवर्ट, 2 पायलट और 3 अन्य लोग मारे गए। वह सिर्फ 42 साल के थे। स्टीवर्ट की अनोखी शैली, जिसमें उनकी प्रसिद्ध निकरबॉकर और टाम ओशेंटर हैट शामिल थी, उन्हें प्रशंसकों का पसंदीदा बनाती थी। उनकी असामयिक मृत्यु ने विमानन के खतरों को उजागर किया और गोल्फ पर एक अमिट छाप छोड़ी, जहां उन्हें केवल उनकी प्रतिभा के लिए नहीं, बल्कि उनकी खेल भावना और आकर्षण के लिए भी याद किया जाता है। अर्ल एंथनी 14 अगस्त 2001 को अर्ल एंथनी, इतिहास के महानतम पेशेवर गेंदबाजों में से एक, का 63 वर्ष की आयु में एक दुखद दुर्घटना में निधन हो गया। एंथनी, जिन्हें अक्सर द मशीन कहा जाता था, ने 1970 और 1980 के दशक के दौरान गेंदबाजी की दुनिया पर शासन किया। उन्होंने प्रोफेशनल बॉलर्स एसोसिएशन टूर खिताब में रिकॉर्ड 43 खिताब जीते। न्यू बर्लिन, विस्कॉन्सिन में एक दोस्त के घर जाते समय एंथनी सीढ़ियों से गिर गए और उन्हें घातक सिर में चोटें आईं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वह एक पालतू बिल्ली पर ठोकर खा सकते हैं, हालांकि यह अभी तक अस्पष्ट है। अपनी सटीकता और निरंतरता के लिए जाने जाने वाले एंथनी की असामयिक मृत्यु से गेंदबाजी समुदाय और उनके प्रशंसक स्तब्ध रह गए। उनकी विरासत जीवित है। पीबीए उन्हें प्रतिवर्ष अर्ल एंथनी मेमोरियल के माध्यम से सम्मानित करता है। क्लासिक
एंथनी की असाधारण उपलब्धियां और खेल पर उनका प्रभाव सुनिश्चित करता है कि वह गेंदबाजी के इतिहास में एक सम्मानित व्यक्ति बने रहे। स्टीव इरविन 4 सितंबर 2006 को प्रिय क्रोकोडाइल हंटर स्टीव इरविन की एक दुखद घटना में एक स्टिंगरे के साथ मुठभेड़ में मृत्यु हो गई। इरविन, जो अपने निडर वन्यजीव संरक्षण प्रयासों और संक्रामक उत्साह के लिए जाने जाते थे, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के पास एक डॉक्यूमेंट्री जिसकी शूटिंग कर रहे थे, जिसका नाम था ओशंस डेडलिएस्ट। एक स्टिंगरे के ऊपर तैरते हुए उस जानवर ने अपनी बार्ब से उन पर वार किया, जिससे उनका हृदय छिद गया। अपने दल के जान बचाने के प्रयासों के बावजूद इरविन अपनी चोटों से नहीं बच सके। वह मात्र 44 वर्ष के थे। इरविन की मृत्यु ने दुनिया भर में प्रशंसकों को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि वह दुनिया के सबसे घातक जीवों के साथ मुठभेड़ों से बचने के लिए जाने जाते थे। जंगल और दूसरों को शिक्षित करने के प्रति उनके जुनून ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। आज उनका परिवार ऑस्ट्रेलिया चिड़ियाघर और द वाइल्ड लाइफ वॉरियर्स फाउंडेशन के माध्यम से उनके संरक्षण कार्य को जारी रखे हुए है, ये सुनिश्चित करते हुए कि इरविन का जानवरों और पर्यावरण के प्रति प्रेम प्रेरणा का स्रोत बना रहे। ओला ब्रुनकेट 16 मार्च 2008 को ओला ब्रुनकेट, जो अब्बा के बैकिंग बैंड के ड्रमर थे, की उनके मायोर्का स्पेन स्थित घर में दुखद और आकस्मिक मौत हो गई। ब्रुनकेट, जो अब्बा की प्रतिष्ठित ध्वनि और हिट जैसे डांसिंग क्वीन और मम्मा मिया में एक महत्वपूर्ण योगदान करता थे, अपने भोजन कक्ष की ओर जाते समय एक कांच के दरवाजे से गिर गए। टूटे हुए कांच से उनकी गर्दन पर गहरे कट लगे, जिससे भारी मात्रा में रक्तस्राव हुआ। ब्रुनकेट मदद की तलाश में अपने घर से बाहर जाने में सफल रहे, लेकिन बाहर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। बगीचे में वह 61 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु ने संगीत जगत के लिए, विशेष रूप से आबा के प्रशंसकों के लिए, एक दिल तोड़ने वाली क्षति थी, जो उन्हें बैंड के प्रसिद्ध गानों की ताल का आधार मानते हैं। ब्रुनकेट की विरासत उनके द्वारा बनाए गए कालजयी संगीत के माध्यम से बनी रहती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पॉप संगीत इतिहास में उनके योगदान कभी नहीं भूले जाएं। मार्क फिडरिच 13 अप्रैल 2009 को मार्क फिडरिच, एक करिश्माई पूर्व मेजर लीग बेसबॉल पिचर, जिन्हें डी बर्ड के नाम से जाना जाता था, उत्तरी बोरो मैसाचुसेट्स में अपने फार्म पर एक दुखद दुर्घटना में मारे गए। फिडरिच अपने 10 पहिए वाले डंप ट्रक पर काम कर रहे थे जब उनकी कपड़े ट्रक के घूमते पावर टेक ऑफ शाफ्ट में उलझ गए। इस दुर्घटना ने घातक घुटन का कारण बना, जिससे प्रिय खेल शख्सियत की जिंदगी खत्म हो गई। फिडरिच, जो अपने अनोखे ऑन फील्ड व्यवहार और शानदार पिचिंग कौशल के लिए जाने जाते थे, ने 1976 में डेट्रॉइट टाइगर्स के साथ अपने नवोदित सत्र के दौरान बेसबॉल प्रशंसकों को प्रभावित किया और रूकी ऑफ द ईयर का खिताब जीता। सम्मान, उनके जीवंत व्यक्तित्व और खेल के प्रति समर्पण ने उन्हें प्रशंसकों का प्रिय बना दिया। हालांकि उनकी करियर को छोटों ने छोटा कर दिया, फिडरिच का बेसबॉल के प्रति अद्भुत जोश खेल पर एक स्थायी छाप छोड़ गया। उसकी 54 वर्ष की अल्पायु में मृत्यु ने प्रशंसकों को चौंका दिया और उसे बेसबॉल के सबसे यादगार व्यक्तित्वों में से एक के रूप में उसके स्थायी प्रभाव को उजागर किया। ग्लेन शैडिक्स 7 सितंबर 2010 को बर्मिंघम, अल्बामा में अपने घर पर एक दुर्घटना के बाद टिम बर्टन की फिल्म बीटलजूइस में ऑथो की भूमिका के लिए मशहूर प्रतिभाशाली अभिनेता ग्लेन शैडिक्स का दुखद निधन हो गया। शैडिक्स अपनी रसोई में फिसल गए और गिर गए। उनका सिर काउंटर टॉप या सिंक से टकराया। इस चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई और वे 58 वर्ष की उम्र में चल बसे। अपनी बुद्धि और हास्य समय प्रबंधन के लिए विख्यात शेडिक्स ने बर्टन की फिल्म द नाइट मेयर बिफोर क्रिसमस में मेयर के लिए भी अपनी आवाज दी। उनके अभिनय ने उनके पात्रों में हास्य और दिल छूने वाली बातों को जोड़ा, जिससे वह दर्शकों के प्यारे हो गए। दुनिया भर में शैडिक्स के जाने से हॉलीवुड में एक खालीपन आ गया, जहां उनकी अनोखी प्रतिभा और जीवंत व्यक्तित्व को गहराई से सराहा गया। फिल्म और टेलीविजन में उनके योगदान की अनुगूंज जारी है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनकी स्मृति उनके प्रशंसकों और सहयोगियों के दिलों में जीवित रहती है। पॉल वॉकर, जब भी आप फास्ट एंड फ्यूरियस श्रृंखला देखते हैं, पॉल वॉकर पहले हीरो के रूप में दिमाग में आते हैं। दुख की बात है कि रेसर की मौत उसी कारण से हुई जिसके लिए वह लोकप्रिय थे, तेज कारों और सुपर स्पीड के लिए। 30 नवंबर 2013 को वॉकर रीच आउट वर्ल्ड वाइड नामक एक आपदा राहत संगठन के लिए आयोजित एक चैरिटी कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, जिसे उन्होंने सह स्थापित किया था। वह अपने मित्र और व्यावसायिक साझेदार रोजर रोडास द्वारा चलाई जा रही पोर्शे 10 कैरेरा जीटी में यात्री के रूप में थे। कैलिफोर्निया के सांता क्लैरिटा में तेज गति से यात्रा करते समय कार का नियंत्रण खो गया, एक पेड़ और एक खंभे से टकराई और आग की लपटों में घिर गई। घटनास्थल पर ही वॉकर और रोडास को मृत घोषित कर दिया गया। वॉकर की उम्र सिर्फ 40 वर्ष थी। आधिकारिक जांच ने दुर्घटना का कारण अत्यधिक गति और असुरक्षित सड़क स्थितियों को बताया। वॉकर की असामयिक मृत्यु से प्रशंसक और सहकर्मी गहरे सदमे में थे, विशेष रूप से क्योंकि वह फ्यूरियस 7 की शूटिंग के बीच में थे। फिल्म को उनके किरदार की श्रद्धांजलि के रूप में पूरा किया गया था, जिसमें स्टैंड इन्स और सीजीआई का उपयोग किया गया। एंटन येल्चिन 19 जून 2016 को हॉलीवुड ने एंटन येल्चिन की विनाशकारी हानि पर शोक व्यक्त किया,
जो एक प्रतिभाशाली युवा अभिनेता थे जिनके करियर को दुखद रूप से समाप्त कर दिया गया। येल्चिन, जो स्टार ट्रैक में चेकोव के अपने चित्रण के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे। ट्रिब्यूट फिल्मों के अभिनेता की लॉस एंजलिस में उनके घर के बाहर एक विचित्र दुर्घटना में मृत्यु हो गई। घटना सुबह जल्दी हुई जब येल्चिन निर्धारित रिहर्सल के लिए नहीं पहुंचे। चिंतित दोस्तों ने उसकी हालत जानने के लिए उसके घर का रुख किया, केवल दुखद दृश्य देखने के लिए। येल्चिन की जीप ग्रैंड चेरोकी, जो बाद में उसके इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्ट में एक डिजाइन खामी के कारण वापस बुलाई गई थी, एक खड़ी ड्राइववे से पीछे की ओर लुढ़क गई। वाहन ने येल्चिन को एक ईंट के खंभे और एक धातु की सुरक्षा गेट के खिलाफ दबा दिया, जिससे वह असमर्थ हो गया। भागने का मौका नहीं मिला। अधिकारियों ने बताया कि अभिनेता की टक्कर के कुछ ही क्षणों में कुंद आघात से दम घुटने के कारण मृत्यु हो गई। वह केवल 27 वर्ष के थे। येल्चिन की असामयिक मृत्यु की खबर ने फिल्म उद्योग और उनके समर्पित प्रशंसकों पर गहरा असर डाला। येल्चिन, जिन्हें व्यापक रूप से एक उभरते हुए सितारे के रूप में माना जाता था, ने अल्फा डॉग, लाइक क्रेजी और ग्रीन रूम में अपने काम के लिए प्रशंसा अर्जित की थी, जिसमें उनकी अविश्वसनीय क्षमता और भावनात्मक गहराई प्रदर्शित हुई थी। स्टार ट्रैक फिल्मों में उनके पावेल चेकोव के चित्रण ने लाखों लोगों को खुशी दी, जिससे वह दुनिया भर के विज्ञान कथा प्रशंसकों के दिलों में अपनी जगह पक्की कर गए। बारबरा वेल्डेंस, 19 जुलाई 2017 को बारबरा वेल्डेंस, एक उभरती फ्रांसीसी गायक गीतकार, गॉड्स में फेस्टिवल लेस फॉरेट्स के दौरान मंच पर प्रदर्शन करते समय दुखद रूप से निधन हो गया। फ्रांस। अपनी भावपूर्ण आवाज और मार्मिक गानों के लिए जानी जाने वाली वेल्डेंस ने हाल ही में अपना पहला एल्बम रिलीज किया था, जो आलोचकों द्वारा सराहना प्राप्त कर चुका था। उनके प्रदर्शन के दौरान उन्हें बिजली का झटका लगा, संभवतः खराब मंच उपकरण के कारण। वेल्डेंस अक्सर नंगे पैर प्रदर्शन करती थीं और उनके संपर्क में दोषपूर्ण विद्युत तारों के कारण घातक हृदय गति रुकने की घटना घटी। वह केवल 35 वर्ष की थीं। उनकी अचानक मृत्यु ने प्रशंसकों को चौंका दिया और जीवंत प्रस्तुतियों में सुरक्षा के महत्व को उजागर किया। वेल्डेंस का संगीत और प्रतिभा प्रेरणा देती रहती है, उनकी यादों को जीवित रखती है। क्लिफ साइमन, 9 मार्च 2021 को क्लिफ साइमन, जो स्टर्गेट SG-1 में खलनायक बाल की भूमिका के लिए जाने जाते थे, का टोपांगा बीच, कैलिफोर्निया में काइट बोर्डिंग दुर्घटना में निधन हो गया। साइमन एक कुशल एथलीट थे, जिन्होंने अभिनय करने से पहले पेशेवर जिम्नास्ट और तैराक के रूप में काम किया था। घटना के दौरान साइमन काइट बोर्डिंग करते समय नियंत्रण खो बैठे और घातक चोटें आईं। वह 58 वर्ष के थे। प्रशंसक एक बहुमुखी अभिनेता के खोने का शोक मना रहे हैं, जिसकी करिश्मा और प्रतिभा ने उन्हें विज्ञान कथा समुदाय में विशिष्ट बना दिया। साइमन की विरासत उनके स्टारगेट SG-1 पर काम और टेलीविजन और फिल्मों में उनके अन्य योगदानों के माध्यम से जीवित रहती है। बॉब सैगेट, 9 जनवरी 2022 को बॉब सैगेट, प्रिय हास्य अभिनेता और अभिनेता जो फुल हाउस में डैनी टैनर की भूमिका के लिए जाने जाते थे, ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में अपने होटल के कमरे में मृत पाए गए। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वह एक घातक सिर की चोट से पीड़ित थे, संभवतः गलती से सिर को किसी सख्त सतह पर मारने से, जैसे कि एक हेडबोर्ड या टेबल। वह 65 साल के थे। सैगेट, जिन्हें उनकी गर्मजोशी और हास्य के लिए जाना जाता था, एक प्रसिद्ध स्टैंड अप कॉमेडियन और अमेरिका के फनीस्ट होम वीडियोज के मूल होस्ट भी थे। उनकी मृत्यु ने मनोरंजन उद्योग में एक गहरी खाली जगह छोड़ दी, जहां उन्हें उनकी दयालुता और हास्य अद्वितीयता के लिए सराहा जाता था। गास्पर उलिल, 19 जनवरी 2022 को दुनिया ने गैस्पर उल्लील की विदाई का शोक मनाया, जो एक प्रतिभाशाली फ्रांसीसी अभिनेता थे जिनका जीवन और करियर दुखद रूप से कम हो गया। उलियले अपनी आकर्षक प्रस्तुतियों और प्रभावशाली उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध फ्रांस के सावोई क्षेत्र के ला रोजियर रिजॉर्ट में छुट्टियां मनाते समय एक स्कीइंग दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उन्हें हैनिबल राइजिंग, ए वेरी लॉन्ग एंगेजमेंट में भूमिकाओं और चैनल के ब्लूडी चैनल अभियान के चेहरे के रूप में जाना जाता था। उलियल को अपनी पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता था। यह दुर्घटना उस समय हुई जब उलियल एक ढलान के चौराहे पर एक अन्य स्कीयर से टकरा गए, जबकि दूसरा व्यक्ति बिना किसी चोट के बच गया। उलियल को गंभीर सिर की चोट लगी। आपातकालीन प्रतिक्रिया दल जल्दी ही घटनास्थल पर पहुंचे और उलियल को इलाज के लिए ग्रेनोबल यूनिवर्सिटी अस्पताल हवाई मार्ग से ले जाया गया। उनकी कोशिशों के बावजूद 37 वर्षीय अभिनेता ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया, जिससे फ्रेंच फिल्म इंडस्ट्री और उनके वैश्विक प्रशंसकों में सदमा हुआ। उलियल की मृत्यु ने स्कीइंग के जोखिमों को उजागर किया, भले ही अनुभवी उत्साही लोगों के लिए, और ढलानों पर सुरक्षा के बारे में चर्चाओं को प्रेरित किया। इस खबर ने फ्रांसीसी कलात्मक समुदाय को झकझोर दिया, जिसमें सहयोगियों, प्रशंसकों और राष्ट्रीय नेताओं, जिसमें फ्रांस के प्रधानमंत्री और संस्कृति मंत्री शामिल हैं, की ओर से श्रद्धांजलियां आईं, जिन्होंने फ्रांसीसी सिनेमा में उनके योगदान की सराहना की। भावनात्मक गहराई, बहुमुखी प्रतिभा और जटिल पात्रों को सजीव करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध उल्लेल ने 2 दशकों से अधिक के करियर में उल्लेखनीय सफलता हासिल की थी। हैनिबल राइजिंग में हैनिबल लेक्टर की उनकी भूमिका ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों से परिचित करवाया, जबकि जेवियर डोलन की इट्स ओनली द एंड ऑफ द वर्ल्ड
में उनकी भूमिका ने उन्हें सेजर अवार्ड दिलाया, जो फ्रांस का ऑस्कर के समकक्ष है। अभिनय के अलावा उल्लियल एक सांस्कृतिक प्रतीक थे, जिन्होंने परिष्कार और चैनल का चेहरा होने की खूबसूरती